और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का टर्म 1 का सोशल साइंस का पेपर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि टर्म 1 में सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आए थे, तो वैसे ही क्वेश्चंस हैं और पूरे के पूरे पेपर को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये था कि जो स्लेव ट्रेड हो रहा था फ्रांस में, उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दी हुई जो गलत है। तो देखिए, जो ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड लाइटली इनटू शिप्स फॉर वॉयज। इसमें एक चीज़ को ध्यान से अगर हम पढ़ें, अगर हमने चैप्टर पढ़ा हुआ फिर तो हमें लगेगा कि हाँ यार ये लाइन चैप्टर में है। वैसे सारी की सारी लाइंस चैप्टर में से ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी थी, यहाँ पर लाइटली लिखा हुआ है। तो जो जितने भी हमारे पास स्लेव्स हुआ करते थे, हमारे पास तो नहीं, फ्रांस में जब स्लेव्स को लेकर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको लाइटली पैक नहीं करते थे, टाइटली पैक करते थे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा सी। बस्ताइल जो है किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तो जो कि हमें पता है कि बस्ताइल एक किला था, एक फोर्ट था, जो कि डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको डायरेक्टली बुक में इसकी स्टेटमेंट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ था, हिस्ट्री का ही था, चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपने सब्सिस्टेंस वर्ड पहले सुना हुआ है, या ज्योग्राफी में भी सब्सिस्टेंस वर्ड काफ़ी बार आता है, जैसे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या? क्राइसिस मतलब कि उसको पूरा ना कर पाना। तो इसका मतलब तो आप आसानी से, अगर आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होता तो पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका आंसर बी है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भी मुश्किल हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, द रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा ना कर पाने की जो प्रॉब्लम आ गई थी वो किस वजह से थी? तो इसके देखिए ऑप्शंस। हाँ, एक तो ये रहा, बैड हार्वेस्ट लीड्स टू स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। एक तो भाई फसल की कटाई, यानी कि सही से फसल उगी नहीं थी। इसके अलावा देखिए, राइज ऑफ फूड प्राइसेस, फूड प्राइसेस भी बढ़ गए थे। और ऐसा तो है नहीं, सी वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, अगर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में बढ़ोतरी होती है, राइज होता है, फिर तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस नहीं होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ओल्ड रिजाइम जिसकी बात की जा रही है चैप्टर में बार बार, वो कौन सा समय है? तो ऑप्शंस जो है देखिए, आपको थोड़े थोड़े इसमें विजिबल नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ। फ्रांस बिफोर 1000 BC, सोसाइटी ऑफ फ्रांस। सी ऑप्शन है सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD। तो इसका आंसर वैसे तो हमें पता है कि सी है, कि ओल्ड रिजाइम जो फ्रांस में बात की जाती है, ओल्ड रिजाइम वो कब तक का समय है? तो हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, उससे पहले वाला जो समय है उसको ओल्ड रिजाइम कहा जाता है। वैसे डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है अपने चैप्टर में, या डायरेक्टली बहुत मुश्किल है ढूंढना, लेकिन अगर चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ें तो उसमें कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बताए गए हैं, जैसे कि एक लेटर लिखा था ना एक दोस्त ने अपने दोस्त को, कि 1789 के आसपास ही, जिसमें वो बताता है कि हाँ यहाँ पे बेरोज़गारी है, मैंने कॉलेज पास कर लिया है लेकिन मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, ये सब। तो उसमें भी ओल्ड रिजाइम की बात की गई है, और वो टाइम 1789 मेंशन किया गया है उसमें। तो यहाँ से आइडिया आपको लग जाएगा कि 1789 से पहले वाला समय ही ओल्ड रिजाइम है। और भी ऐसे बहुत सारे हिंट चैप्टर में है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो फ्रांस में हुई थी उसके कारण क्या थे? तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड रायोट्स। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है, फूड रायोट्स। क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो रहेगी ही रहेगी, और वो हमेशा ही रहेगी, चाहे ओल्ड रिजाइम से पहले की बात करें या बाद की बात करें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1789 में जो प्राइसेस बढ़े थे उसके क्या रीज़न दिए गए हैं? तो वैसे आपको लगेगा कि इसका रीज़न ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है,
लेकिन अगर आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका जो मेन रीज़न है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ वो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। और नेक्स्ट पूछा गया है कि जो लिवरेज वर्ड है वो क्या है। तो ये चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि लिवरेज जो है ये करेंसी है फ्रांस की। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पीजेंट्स वर ओब्लाइज टू सर्व द लॉर्ड्स बाय। ये तो आप डायरेक्टली जो है पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा कि पीजेंट्स को जो लॉर्ड्स होते थे, मालिक होते थे, उनके घरों में काम करना पड़ता था, उनके खेतों में काम करना पड़ता था, इसके अलावा आर्मी में काम करना पड़ता था और जो रोड्स वगैरह बनाए जाते थे उसमें भी काम करना पड़ता था। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। स्लेवरी जो है फ्रांस में कब ख़त्म हुई? तो फ्रेंच कॉलोनीज़ में स्लेवरी जो है 1848 में ख़त्म हुई। स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी? मोंटेस्क्यू ने लिखी। तो इसका आंसर बी है। मैंने वैसे टिक लगाए हैं, जो टिक इधर की साइड लगे हुए हैं उस पर ध्यान देना है आपने, जो टिक इधर को लगे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पर टिक लगाए हुए हैं क्योंकि पहले से ही इस पर टिक लगे हुए थे, तो मैंने जो आंसर्स करेक्ट हैं उन पर टिक जो है लेफ़्ट साइड लगाए हुए हैं, यहाँ से आपने देखने हैं। वुमेन को जो है फ्रांस में राइट टू वोट कब मिला? 1946 में मिला। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखिए, तो ये मैप आपको हिस्ट्री में मिल जाता है आराम से, अगर आप ध्यान से इसको देखते तो इसमें तो आपको डायरेक्टली बस पूछा हुआ है कि कौन कौन सा जगह कौन कौन सी, जैसे डी पूछा हुआ है तो डी यहाँ पे कौन कौन है, देखो नैंटेज और डिजोन, वो डी है। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द कैपिटल ऑफ फ्रांस मार्क्ड एज बी, वे तो ऐसे ईजी है, आपको पता ही होगा कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाता है पेरिस। सी की बात करता है, सी को पहचानो कौन है, तो सी यहाँ पे मार्सिले है। अब बात करते हैं जियोग्राफी पार्ट की, तो रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था कि हमारा इंडिया का जो है रैंक क्या है इन टर्म ऑफ एरिया। तो एरिया की टर्म्स में इंडिया 7वें नंबर पर आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास करती है? तो ये अगर आपको मैप याद हो इंडिया का तो आप आसानी से याद या रिमेंबर भी कर सकते हैं कि बीच में से लगभग गुजरती है। तो कोई भी 2 स्टेट्स अगर आपको याद रहते तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर बन जाता। तो इसका आंसर डी है। IST का मतलब क्या है? तो फुल फॉर्म ऑफ IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये सब क्या है? ये सब लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं। शिवालिक और लोअर हिमालयस के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं उनको दून कहा जाता है। और ये जो दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं। जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो किस मिट्टी से बना हुआ है? तो ये ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। इंडिया डज नॉट शेयर बाउंड्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया कौन सी कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो मालदीव्स जो है, मालदीव्स क्योंकि आइलैंड है थोड़ा दूर पड़ता है इंडिया से, डायरेक्टली बाउंड्री शेयर नहीं होती इंडिया की। लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज टर्म्ड एज, तो ऐसी जगह जिसके तीनों तरफ समुद्र हो, जैसे एग्जांपल ये जगह हो गई, तो जिसके 3 तरफ से जो समुद्र में घिरा होता है, समुद्र से घिरा होगा, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। चिल्का लेक जो है किस स्टेट में है? ओडिशा में है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के लिए भी आपके लिए बहुत काम आएगा ये क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा गया है काफ़ी सारे एग्जाम्स में। कौन से स्टेट की कोस्टल बॉर्डर नहीं है? कोस्टल बॉर्डर का मतलब क्या होता है? कोस्टल बॉर्डर का मतलब जैसे समुद्र वाली भी बाउंड्री, जैसे इंडिया है तो ये जो ये एरिया पड़ते हैं यहाँ, केरला वगैरह, तमिलनाडु वगैरह, इनकी कोस्टल बाउंड्री है। कोस्टल मतलब समुद्र के साथ वाले एरिया। तो गुजरात को अगर आप ध्यान से देखें, गुजरात के साथ मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो गुजरात में की जो बाउंड्री है वो सारी लैंड वाली बाउंड्री है, ज़मीन वाली बाउंड्री है, उसके आसपास समुद्र नहीं पड़ता। सॉरी, गुजरात कह रहा हूँ, राजस्थान। गुजरात तो पड़ेगा, तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ मैप भी दिया हुआ है,
तो यहाँ से आपको पता है कि इसके जस्ट बाद यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे तो ये सारी कोस्टल बाउंड्री है, ये सारी समुद्र वाली बाउंड्री है, लेकिन जो राजस्थान वाला एरिया है, ये राजस्थान पड़ता है यहाँ पे, तो इसके आसपास तो इधर समुद्र नहीं है, इसलिए कोस्टल वाला एरिया इसके पास नहीं है। उसके बाद मैप है, देखिए मैप में डायरेक्टली चीज़ें पूछी हुई हैं, इसमें मैंने टिक लगाए हुए हैं, आपको ये तो याद करने पड़ेंगे कौन से घाट कहाँ पर है। तो मैप आपकी बुक में भी है, मैप को आपने अच्छे से देख के जाना है। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे मार्किंग बताई हुई है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो जितना आपका मैप वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ईजिली आप इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस का। तो मैप जरूर करके जाइएगा। बात करते हैं पार्ट सी सिविक्स की। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, डी इसका आंसर मुझे पूरा का पूरा अप्रोप्रिएट लगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कि स्टेट की पावर्स को बताएगा, प्लस जो सिटीजन्स है उसके राइट्स और ड्यूटीज़ को भी बताएगा। उसके बाद 32 क्वेश्चन में पूछा गया था कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्टिव किस तरह से बनाया जा सकता है। देखिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्टिव तभी होगा, डेमोक्रेसी कहीं पर भी अफेक्टिव तभी काम कर पाएगी जब वहाँ के सिटीजन्स जो है जागरूक रहेंगे, वो अपने काम को प्रॉपरली करेंगे और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस वगैरह में। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए ज़रूरी है। क्यों? तो क्योंकि देखिए, इसमें रियल ऑब्जेक्टिव और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले उनकी जो फिलोसफी है ना, वो प्रियम्बल में लिखी गई है। तो इसलिए आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो क्या प्रियम्बल को रीड करना चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल रीड करेंगे आप तो आपको पहले ही पता लग जाएगा, आइडिया सा मिल जाएगा कि जो फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की वो क्या है। इससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना आसान रहेगा, क्योंकि इससे जो विचारधारा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की वो पता लग जाएगी। प्रियम्बल उतना ही यूज़फुल है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर तो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कितनों दिनों तक उनकी मीटिंग हुई, तो 114 डेज़। और ये लगातार मीटिंग्स नहीं हुई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को लेकर 114 डेज़ की मीटिंग हुई है। और ये पूरी ऐसा नहीं है कि आधे साल में ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि मीटिंग्स लगातार नहीं हुई हैं, बीच बीच में रुक कर भी हुई हैं, तो इसलिए इसको काफ़ी समय लगा है। 1792 में जो असेंबली इलेक्ट हुई थी उसे क्या कहते हैं? देखिए, इसका आंसर मैंने टिक नहीं लगाया है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। 1792 की अगर हम बात करें, ये तो क्वेश्चन बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन सिविक्स में क्यों डाला गया है ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आपके पास इसका आंसर हो तो मुझे बताइए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है तो उसके हिसाब से तो इसका आंसर बनता है कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 36, स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्या है? तो सी तो वैसे ही देख के लगता है कि हमारे देश में, तो इसका आंसर तो कोई भी दे सकता था कि लिटरेसी रेट हमारे इंडिया में फीमेल्स की मेल से ज़्यादा है। ये तो पॉसिबल नहीं है अभी तक, फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी तक तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा देखिए, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें उसमें जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल वाला सारा का सारा काम किया? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबर्टी जो प्रियम्बल में वर्ड लिखा गया है इसका क्या मतलब है? तो लिबर्टी का मतलब ये है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज़ को। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? तो इंडिया को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स का यूनियन है इंडिया, यानी कि स्टेट्स को मिलाकर इंडिया बना है। और रिपब्लिक means where the head of the state is an elected person and not a hereditary position।
तो इसमें आपको फिलअप भरना था, तो इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब रिपब्लिक होता है। नेल्सन मंडेला को कब तक जेल में रहना पड़ा, तो 28 ईयर्स तक। अफ्रीका जो है डेमोक्रेटिक कंट्री कब बनी, तो ये 26 अप्रैल 1994। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन थे, तो देखिए इसके मेंबर्स जो थे, जो लेजिस्लेचर्स थे काफ़ी सारे प्रोविंसेस के, वहाँ से मेंबर्स चुने गए, प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उनके भी कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे, इसलिए वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स तो हो नहीं सकते, नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। नॉमिनेटेड का मतलब बस ये है कि वहाँ के जो प्रिंस वगैरह थे, किंग वगैरह थे, उन्होंने बस कह दिया कि हाँ भाई ये हमारी तरफ से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहेगा। तो इस तरह से वो उन पर्सनस को जिसको सिर्फ ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया जाता है बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, उसको नॉमिनेटेड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, तो वो राज्यसभा के मेंबर बने थे। तो वो जब राज्यसभा के मेंबर बने थे तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो सिर्फ नॉमिनेशन के बेस पे जस्ट नॉमिनेटेड मेंबर थे। आगे बात करते हैं 1931 में जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका कन्वेंशन कहाँ पे हुआ, उसका सेशन कहाँ पे हुआ, तो कराची में। प्रीएम्बल में जो सुवर्ण वर्ड मेंशन है उसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट है इंडिया। इंडिया ना तो डिपेंडेंसी है ना ही डोमिनियम है किसी नेशन का, और इंडिया जो है अपने अफेयर्स, अपने काम, अपनी जो भी डिसीजंस लेने हैं वो खुद ले सकता है। तो ये सारा मतलब है सोवर्निटी का। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अगर एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक साल में एक से ज़्यादा तरह की फसलें उगाई जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इसका आंसर है बी। प्रोडक्शन रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेबर भी लगेगी, फिजिकल कैपिटल भी लगेगा, ह्यूमन कैपिटल भी लगेगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे हम पैसा कमाते हैं या हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी, क्योंकि उस पैसे को खर्च करने के बाद हम उस पैसे को खर्च ही क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उससे पैसा कमा सकें। तो टेलर स्टिचिंग हिज ओन क्लोथ्स, तो टेलर अगर किसी दूसरे कपड़े सिलेगा फिर तो उसको पैसा मिलेगा, तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जब वो खुद के कपड़े सिलेगा तो वो खुद को पैसे देगा नहीं, इसलिए ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर्व शिक्षा अभियान का जो एम था वो क्या था, कि इसका मेन एम ये था कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को। एग्रीकल्चर किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में पड़ेगी, प्राइमरी। जहाँ पर भी आप डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ जो भी काम होगा वो सारा प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। जैसे एग्जांपल एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली लैंड का यूज़ होता है, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारों में डायरेक्टली ज़मीन का यूज़ होता है। ज़मीन एक नेचुरल रिसोर्स है, तो जहाँ पर भी नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्टली यूज़ होता है उसको प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी के अंडर आएगा। इसके अलावा वुमेन को एम्प्लॉयमेंट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कि वुमेन जो है एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम वगैरह करें, तो क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, इक्वल वेजेस भी दिए जाने चाहिए, मैटरनिटी लीव भी दी जानी चाहिए। मैटरनिटी लीव का मतलब होता है कि जब वो प्रेग्नेंट हो या उनका बच्चा बहुत छोटा है तो उनको काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है बच्चे को, तो इसके लिए उनको थोड़ी लीव यानी कि छुट्टी मिलनी चाहिए, या जो काम करने का टाइम है वो कम होना चाहिए ताकि वो बच्चे की तरफ ध्यान दे सकें। तो ये सब ज़रूरी है, वुमेन्स तभी जो है अट्रैक्ट होंगी एम्प्लॉयमेंट की तरफ। जापान की बात करें तो किन फील्ड्स में वो काफ़ी सारा पैसा लगाता है, एजुकेशन, हेल्थ। क्योंकि देखिए कोई भी, जापान की अगर हम बात करें, जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री अगर है तो वो डेवलप तभी हो सकता है जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, प्लस वहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी हो, तो वो तभी पॉसिबल है जब वहाँ की सरकार हेल्थ और एजुकेशन पर पैसा लगाएगी। जीएनपी की फुल फॉर्म तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ह्यूमन कैपिटल कैन बी इम्प्रूव्ड, ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने के लिए हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, मेडिकल केयर फैसिलिटी देनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट भी देना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ दीज।
सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स किसने यूज़ किया? तो इसका आंसर आ जाएगा 55th क्वेश्चन में पूछा गया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स किस स्टेट में जो है चलाए गए? तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न, उत्तर प्रदेश, तीनों ही स्टेट्स में लगभग एक साथ ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड स्टार्ट किए गए थे। तो इसका आंसर आएगा डी। मैंने टिक नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने कहा था कि जो मैंने टिक किए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड की तरफ टिक हैं। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल इसमें से कौन सा है? बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? देखिए, एक बार जिस पे हमने पैसा लगा दिया, बार बार उससे पैसा ना लगाना पड़े, वो फिक्स्ड कैपिटल है। मशीन एक बार खरीद ली तो अगले 5 साल के लिए छुट्टी है, उस पर दोबारा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग भी खरीद ली तो रोज़ रोज़ तो खरीदनी है नहीं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग, मशीन्स, टूल्स भी खरीद लिए तो वो काफ़ी दिन तक काम आते ही हैं। इसलिए सारे जो एग्जांपल्स हैं ये फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल्स हैं। बीघा पालमपुर में जो वर्ड है ये किसके लिए यूज़ होता है? तो बीघा का मतलब होता है लैंड को मेज़र करने की एक यूनिट है। ज़मीन का जैसे एरिया नापते हैं एकड़्स में, वैसे ही बीघा भी होता है। जो विलेज पालमपुर है उसकी स्टोरी हमें इकोनॉमिक्स की बुक में क्यों दी गई है? तो वो इसलिए दी गई है ताकि हमें पता लग सके जो फार्मिंग प्रैक्टिस है पालमपुर में वो किस तरह की है। फिफ्टी 59 की अगर बात करें हम, अपर कास्ट की फैमिलीज किस तरह के घरों में रहती थी? तो पक्का हाउस बने हुए थे उनके लिए, तो इसका आंसर आएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द अदर सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर स्मॉल फार्मर्स इन अ विलेज? तो विलेज में जैसे कि हमें पता है कि जो क्रेडिट यानी कि लोन की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं। रीज़न वहाँ पे बैंक्स होते नहीं हैं, या होते भी हैं तो गांव वाले इतना ध्यान नहीं देते बैंक्स की ओर, बिकॉज उनको लगता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी तब जाके लोन मिलेगा और लेट मिलेगा। इसके बजाय वो क्या करते हैं, गांव वालों में गांव के जो साहूकार, ज़मींदार, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हीं से ही लोन ले लेते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि इनके अलावा और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? तो बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जी हाँ, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो कि क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं स्मॉल फार्मर्स को विलेज में। तो ये थे 60 क्वेश्चंस क्लास 9 टर्म 1 एसएसटी के। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है या ऑब्जेक्शन है तो आप कमेंट करके, और साथ में आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है और आपके हिसाब से क्या आंसर है वो भी बताना है।